हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अरबाज। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन 5.1 का। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे यूक्लिड्स डिफिनेशन, मतलब यूक्लिड ने क्या डिफिनेशन दिए थे उन सभी का एक्सप्लेनेशन करेंगे और अच्छे से डिटेल से समझेंगे। और आपको समझना ज़रूरी है, जब आप किसी भी चीज़ को अच्छे से समझेंगे तो वो क्वेश्चन आपसे अच्छे से बनेगा। तो किसी भी चीज़ को समझने पे फोकस करें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन, इससे पहले के वीडियो मैंने जो इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है उसमें यूक्लिड के बारे में बताया कि यूक्लिड जो है वो ज्योमेट्री का फादर है और इसने पूरे ज्योमेट्री को बेहतरीन तरीके से समझाया है। इतना खूबसूरत तरीके से समझाया है, जिस तरह से एक फूल में जो पत्ते होते हैं वो कितने खूबसूरत तरीके से सजे होते हैं, उसी तरीके से यूक्लिड ने ज्योमेट्री को बेहतरीन तरीके से समझाया है। और उस बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए यूक्लिड ने अपना एक बुक लिखा और उस बुक का नाम एलिमेंट्स था। तो सर, यूक्लिड ने जिस बुक लिखा उस बुक का नाम था एलिमेंट्स। एलिमेंट्स ये एक बुक है जिसमें ज्योमेट्री को बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। और इस एलिमेंट्स जो बुक है, ज्योमेट्री का जो बुक है, इस एलिमेंट्स को 13 ब्रांचेस या कह सकते हैं 13 चैप्टर में बांटा है, ताकि बुक में जो ज्योमेट्री का पार्ट है उसको अच्छे तरीके से पार्ट बाय पार्ट समझ सके। तो ज्योमेट्री को समझाने के लिए अपने एलिमेंट्स के बुक को 13 चैप्टर में डिवाइड किया है। और 13 चैप्टर जैसे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, वैसे एलिमेंट्स के बुक को उसने 13 चैप्टर में डिवाइड किया है और उन 13 चैप्टर में ज्योमेट्री के बारे ही बताया है। और उसमें जो एक चैप्टर है, जैसे कि एक चैप्टर कहें तो वो एक चैप्टर एक बुक के समान है। तो कह सकते हैं एलिमेंट्स जो है वो 13 बुक में डिवाइड किया गया है, ताकि उसमें ज्योमेट्री को बेहतरीन तरीके से समझा सके। तो हम लोग उसी के बुक का कुछ डिफिनेशन देखेंगे। यूक्लिड ने जो डिफिनेशन दिया अपने बुक में, उसी का कुछ पार्ट यहाँ पे सीखेंगे। यूक्लिड ने अपने बुक में 1 से 23 कह सकते हैं 1 से 23 डिफिनेशन दिए, लेकिन यहाँ पे आपके सिलेबस में सिर्फ 7 डिफिनेशन को सीखना है, जो कि मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए 7 डिफिनेशन, जिसे कह सकते हैं यूक्लिड का डिफिनेशन है, उसे समझते हैं। और वो 7 डिफिनेशन टोटल तो उसने अपने बुक में 1 से 23 तक डिफिनेशन लिखा है, लेकिन हम लोग को सर यहाँ पे 7 डिफिनेशन को ही सीखना है। वो किसने दिया? यूक्लिड्स ने दिया। तो हम लोग को इस सिलेबस में 7 डिफिनेशन सीखना है, जिसका फर्स्ट डिफिनेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यूक्लिड ने फर्स्ट डिफिनेशन में ये कहा है, अ पॉइंट इज दैट विच नो पार्ट। मतलब उसने ये कहा है कि एक पॉइंट वह भाग है जिसका कोई पार्ट नहीं होता। एक पॉइंट वह है जिसका कोई पार्ट नहीं होता। यूक्लिड ने यही कहा, अ पॉइंट इज दैट विच नो पार्ट। जैसे कि ये एक पॉइंट आपको दिखता होगा, इस पॉइंट का कोई पार्ट नहीं होता। नो पार्ट कहने का मतलब ना ही इस पॉइंट का लेंथ होता है, ना ही इस पॉइंट का ब्रेथ है, और ना ही हाइट है। मतलब एक पॉइंट वो होता है जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो हाइट। तो नो पार्ट का मतलब हो गया नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो हाइट। ये पॉइंट के बारे में, जैसे कि आपको दिखता होगा, क्या इसमें लेंथ दिख रहा है? क्या इसका हाइट है? क्या इसका ब्रेथ है? कुछ नहीं है। इसे ही क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं। चलिए इसका हम लोग सेकेंड डिफिनेशन देखते हैं। सेकेंड डिफिनेशन है हमारा, अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। मतलब एक लाइन वो होता है जिसमें सिर्फ लेंथ होता है, सिर्फ उसकी लंबाई होती है, ब्रेथलेस होता है। ब्रेथलेस कहने का मतलब इसका विड्थ नहीं होता है, चौड़ाई नहीं होता है। एक लाइन वो होता है जिसका सिर्फ लेंथ होता है। देखो ये जो लाइन होता है इसका लेंथ सिर्फ लेंथ होता है। डैट में सिर्फ इंक्रीज कर रहा है ये साइड से। आपको पता है लेंथ में जो होता है, लाइन में जो होता है, ये दोनों साइड आगे इंक्रीज करता हुआ रहता है, और वो भी इनफाइनाइट तक इंक्रीज करता है। तो इसका सिर्फ और सिर्फ ये लेंथ होता है, ये चौड़ाई नहीं होता है, ब्रेथ नहीं होता है। तो यूक्लिड ने यही समझा कि अ लाइन इज ब्रेथलेस। ब्रेथ नहीं होता है, केवल लेंथ होता है। आइए थर्ड डिफिनेशन सीखते हैं। थर्ड डिफिनेशन ये दिया, द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट।
अगर कोई एक लाइन है और वो लाइन अगर एंड करता हो तो उसके एंड में लास्ट में पॉइंट ही होगा। द एंड्स ऑफ अ लाइन, किसी लाइन के एंड्स में आर पॉइंट ही होता है। जैसे मैं इसे एग्जाम्पल के लिए समझाता हूँ। जैसे कि देखो, ये आपको एक लाइन दिखता होगा, ये लाइन का जो एंड जहाँ ये खत्म हो रहा है, इसका लास्ट में देखो ये पॉइंट है। जहाँ ये एंड हो रहा है इसका लास्ट में पॉइंट ही होता है। तो मेरे साथ रिपीट करो एक बार, द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट। जब एक लाइन एंड करता है तो उसके लास्ट में पॉइंट होता है। देखो रिपीट करो, जब मैं रिपीट करने को कहता हूँ तो सर रिपीट कीजिए, क्योंकि एक टीचर को पता होता है कि बच्चे को कहाँ रिपीट करवाना है जिससे वो समझे, वो याद कर ले। तो चलिए हम लोग फोर्थ डेफिनेशन को देखते हैं। सर हमारा फोर्थ डेफिनेशन है, अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट ऑन इट्स सेल्फ। कह रहा है एक स्ट्रेट लाइन वो लाइन होता है, या फिर स्ट्रेट लाइन वैसे लाइन को कहते हैं जिस लाइन में, अ लाइन विच लाइज इवनली, जिस लाइन के ऊपर में, या फिर कह सकते हैं जिस लाइन में लाइज इवनली, जिसमें लगातार एक सिर में पॉइंट होता है उसी लाइन के ऊपर में। समझो, मैं इसे एग्जाम्पल के हेल्प से समझाता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। जैसे कि एक स्ट्रेट लाइन, इसे स्ट्रेट लाइन कब कहेंगे? ये हमारा स्ट्रेट लाइन कब होगा? ये स्ट्रेट लाइन तब होगा जैसे कि एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर सारे पॉइंट इवनली पॉइंट कहने का मतलब जितने भी सारे पॉइंट है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई, एफ, जी, जितने भी सारे इवनली पॉइंट कहने का मतलब ये सारे पॉइंट एक सीध में है, लगातार है, और इन्हीं लगातार वाले पॉइंट से होकर ये लाइन पास हो रहा है, उसे ही स्ट्रेट लाइन कहेंगे। मतलब ये सारे पॉइंट इसी लाइन के ऊपर ही में है, तब ये एक स्ट्रेट लाइन होगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट लिया है, क्या मैं इसे स्ट्रेट लाइन कह सकता हूँ? जैसे मैं इसको ऐसे बना दूँ तो ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, क्योंकि ये सारे पॉइंट इस लाइन के ऊपर में नहीं है ना। तो इसे स्ट्रेट लाइन नहीं कहेंगे, ये हमारा कर्व लाइन है। तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन इसलिए है क्योंकि इसमें इवनली पॉइंट जो है वो ना तो लाइन के ऊपर है, ना ही मतलब लाइन से ऊपर नहीं है और लाइन से नीचे भी नहीं है। ये लाइन के एकदम, बस लाइन के एक कह सकते हैं एकदम यही एक सीध में है, लाइन के एकदम ऑन दी लाइन है, लाइन के ऊपर में है। ठीक है, ये पॉइंट वो साइड नहीं है और ये पॉइंट नीचे भी नहीं है, पॉइंट के एकदम ऊपर में ही है, इसलिए हम इसको एक स्ट्रेट लाइन कहेंगे, पर इसको स्ट्रेट लाइन नहीं कह सकते हैं। जो 5 डिफिनेशन है हमारा, अ सरफेस इज दैट विच हैज़ लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। कह रहा है कि एक सरफेस वो होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ लेंथ होता है और ब्रेथ होता है। डैट मीन्स वैसा सरफेस जिसमें लेंथ हो और ब्रेथ हो उसे 2 डायमेंशनल फिगर कहते हैं। जैसे कि आपको मैंने इससे पहले के इंट्रोडक्शन में वीडियो में बताया था कि वैसा सरफेस जिसमें लेंथ और ब्रेथ हो उसे ही क्या कहते हैं? 2 डायमेंशन। तो कहने का मतलब इसका यही है, एक सरफेस वो होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ उसका एक लेंथ होता है, एक ब्रेथ होता है, एक लेंथ हो एक ब्रेथ हो, तो ये एक सरफेस है। हम लोग इसे सरफेस कब कहेंगे? जब इसमें एक लेंथ होगा और दूसरा ब्रेथ होगा, है ना, लेंथ होगा ब्रेथ होगा, तो ये हमारा एक सरफेस है जैसे कि आपको दिखता होगा। नेक्स्ट डिफिनेशन ये कह रहा है, द एजेस ऑफ अ सरफेस आर लाइन। फिर से रिपीट कीजिएगा मेरे साथ, द एजेस ऑफ अ सरफेस आर लाइन। अगर कोई एक सरफेस, जैसे कि एक सरफेस है, उसका एजेस का मतलब होता है किनारा। ये वाला किनारा है, ये किनारा है, ये किनारा है, ये किनारा है। तो जो सरफेस का किनारा होता है, एजेस होता है, वो एक लाइन होता है। तो देखो इसका एजेस लाइन है, ये एजेस एक लाइन है, ये भी एजेस एक लाइन है, और ये भी एक एजेस एक लाइन है। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये एक सरफेस है, तो इसका ये जो बाउंड्री मतलब किनारा जो है, तो ये एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, और ये भी एक लाइन है ना। इस कॉपी में इस पेज को भी देख सकते हो, है ना, ये आपका क्या है? एक लाइन है ना।
जैसे इसका भी देख सकते हैं, अगर ये एक सरफेस है तो इसका जो एजेस है, ये किनारा एक लाइन है ना, ये भी एक लाइन है। तो यही कह रहा है 6 डिफिनेशन। अब हमारा लास्ट जो डिफिनेशन है वो इम्पॉर्टेंट है, ये सबको समझ में नहीं आता है ना। चलिए इसको समझते हैं। अब प्लेन सरफेस का मतलब क्या होता है? प्लेन सरफेस वैसे सरफेस को कहते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ लेंथ हो और ब्रेथ हो। डैट मीन्स 2D फिगर जिसमें लेंथ और ब्रेथ हो। लेंथ और ब्रेथ मतलब 2D फिगर वाले 2D फिगर को ही हम लोग प्लेन सरफेस कहते हैं, जिसमें लेंथ हो। जैसे ये फिगर हमारा प्लेन सरफेस है क्योंकि इसमें एक लेंथ है और एक ब्रेथ है। तो आप प्लेन सरफेस मतलब 2D फिगर की बात कर रहा है। अब प्लेन सरफेस, जो एक प्लेन सरफेस होगा 2D फिगर होगा, इज अ सरफेस, वो एक सरफेस तब बनेगा विच लाइज इवनली विथ द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। एक प्लेन सरफेस तब बनेगा, है ना, जब उसी में लाइन लाइज करेंगे, मतलब उसी के ऊपर लाइन होंगी। जैसे कि मैं इसे समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मैं ये कह रहा हूँ, इस सरफेस को प्लेन सरफेस कब कहेंगे? सबसे पहले प्लेन सरफेस का मतलब पता है, जिसमें लेंथ हो और ब्रेथ हो। लेंथ और ब्रेथ हो से प्लेन सरफेस कहेंगे। अब इस प्लेन सरफेस को सरफेस कब बना सकते हैं, इसे प्लेन सरफेस कब कहेंगे? जब इसमें जो लाइन होगा वो इवनली होगा, लगातार होगा, वो भी इस सरफेस के ऊपर ही होगा। इस लगातार लाइन के मिलने से एक प्लेन सरफेस बन रहा है ना। इस लगातार लाइन के मिलने से एक प्लेन सरफेस बन रहा है। तो ये हमारा प्लेन सरफेस है, क्योंकि देखो इसमें एक लेंथ है, दूसरा ब्रेथ है। तो इन्हीं मतलब कि एक प्लेन सरफेस के ऊपर में ही लाइन होता है। डैट मीन्स ये प्लेन सरफेस लाइन से मिलकर, इवनली लाइन से मिलकर बने होते हैं, और ये इवनली लाइन इस सरफेस के ऊपर में ही होते हैं। यही हमारा 7 डिफिनेशन कह रहा है। और यूक्लिड का बस हम लोग को 7 डिफिनेशन पढ़ना था, जिसको मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है। अगर अभी भी आपको कहीं डाउट हो रहा हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को बैक करके फिर से आप रिपीट करके देखिए। थैंक यू।